क्वेश्चन 43 है हमारे पास, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है प्योर वाटर सेल्फ आयोनाइजेस, यानी कि पानी जो है प्योर H2O वो खुद से आयोनाइज हो जाता है। तो जब एक H2O का मॉलिक्यूल ये L यानी कि लिक्विड फॉर्म में आयोनाइज होगा तो आपके पास एक्वस स्टेट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या कि इस रिएक्शन को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, जिसका मतलब ये है इस जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें चेंज इन एंथैल्पी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों हो रहा है। अच्छा, तो हमें उसने कहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस पानी की इक्वेशन के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप मान के चलते हो आपके पास टेम्परेचर की रेंज उसने दी है 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शंस में आपके पास मतलब स्टेटमेंट में 1 2 3 है। इन स्टेटमेंट्स में हमें चूज़ करना है विच वन इज़ द करेक्ट वन। गॉट इट? क्वेश्चन क्लियर है? अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में कहता है द कंसंट्रेशंस ऑफ H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन भी आप उसे कह सकते हो और हाइड्रोक्साइड आयंस ये दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि जितना H पॉजिटिव होगा उतना OH नेगेटिव होगा इस टेम्परेचर की रेंज में। देखो, आपके पास जब एक H2O का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें हमेशा रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर, अगर वो टेम्परेचर नहीं भी लिखता है डजंट मैटर, रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर आपके पास हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की क्वांटिटी इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि H2O का एक मॉलिक्यूल टूटेगा किस में, एक H पॉजिटिव में और एक OH नेगेटिव में। तो इसीलिए इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहेगी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है। देन कम्स स्टेटमेंट 2, उसमें वो कहता है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द pH टू फॉल। सो यहाँ पे एक जो कीवर्ड है वो है हमारे पास एंडोथर्मिक। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आप पढ़ते हो चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में, ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल करके एक प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन से फैक्टर्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और किस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये एक रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। देखो, ये पीएच की जो उसने बात की है इसको हम अभी साइड पे रखते हैं। पहले आप देखो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली इंक्रीज इन टेम्परेचर पे कैसे एक्ट करते हैं। देखो, आपके पास जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो हमेशा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि अगर ये रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन अभी ये समझ लो इक्विलिब्रियम पे है, तो जैसे क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने टेम्परेचर, उसने खुद बोला है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सो इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, तो यहाँ पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा इसका रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जल्दी जल्दी बनेगा, ज़्यादा H2O टूटेगा। ठीक है, सो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा अगर आप एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करते हो। चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा। सेम यही चीज़ होगी? नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका बैकवर्ड रेट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अगर आप एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा लेना चाहते हो, प्रोडक्ट की ईल्ड ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको टेम्परेचर कम करना होगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम टेम्परेचर करेंगे आप तभी उनका फॉरवर्ड रेट इंक्रीज होगा। अब वो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, फॉरवर्ड का रेट बढ़ता है। वो कहता है कॉजेज द पीएच टू फॉल। सो यहाँ पे पीएच का कम होने से मुराद ये है, देखो ये आपके पास 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे आपके पास एसिडिक पीएच होती है, 7 से ऊपर बेसिक पीएच होती है। अब जितना आपके पास H पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतनी एसिडिक पीएच होगी, उतनी कम पीएच होगी, पीएच वुड फॉल। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था, तो रिएक्शन फॉरवर्ड
ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव ज़्यादा बनने लगा और OH नेगेटिव भी। अब क्योंकि H पॉजिटिव ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब pH ड्रॉप हो रही होगी, राइट? तो ऑप्शन 2 भी सही जवाब है यहाँ पे। स्टेटमेंट थर्ड में कह रहा है कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू डिक्रीज। अब इसमें भी हाफ पार्ट में वो कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वही सेम बात है, फॉरवर्ड रेट इंक्रीज होगा, आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि H पॉजिटिव वो H नेगेटिव बढ़ रहा है फॉरवर्ड रेट पे। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है आयंस की कंसनट्रेशन पे। पानी की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पे। तो क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बढ़ी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी में बढ़ी, कम नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड जो है सही नहीं है। सो इसका मतलब हमारे पास 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी सही जवाब है। 44 है हमारे पास, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। ये एल्यूमिनियम का आयन है 2 पॉजिटिव, ठीक है। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिख दिए। इस तरीके से आप यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना है, 13 है, जिसका मतलब ये है उसके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 13, ठीक है। सो यहाँ पे एस में आपके पास 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और डी में इसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। मतलब 10, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, उससे कम आप रख सकते हो। उसके बाद आपके पास एफ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफ में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एस में और 1 इलेक्ट्रॉन पी में चला गया जो लेफ्ट। क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है एल्यूमिनियम +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब 3s1 हो गया ये, ठीक है। सो विच मीन्स कौन सा सही जवाब है हमारे पास, ऑप्शन डी। देन वी हैव क्वेश्चन 45, जिसमें हमें उसने कहा है कि आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं x और y, ठीक है, और 2 एटम्स हैं x और y, वो एक आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं जिनका फॉर्मूला क्या है, XY2, यानी कि कुछ इस तरीके से ये एक कंपाउंड बना रहे हैं, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है, जिसका मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा बल्कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक लॉस करेगा तो एक गेन करेगा, ठीक है। वो कहता है बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब होना चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ x एंड y अगर आपने फाइंड करना है तो। फॉर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे अगर x y है तो हम मानते हैं कि y जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सपोज लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1, ठीक है। +1 ये यहाँ से ये एटम दे रहा है y का, इसका मतलब क्या है, x ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन किए होंगे, विच मीन्स इसके ऊपर -2 चार्ज आया होगा। अब +1 का मतलब क्या है, +1 कौन से एलिमेंट्स, कौन सा ग्रुप +1 चार्ज रखता है, ये ग्रुप 1A की बात हो रही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है और वो स्टेबल हो जाता है, इससे आपके पास सोडियम पोटासियम रुबिडियम वगैरह हो गए, ठीक है। अब -2 जो है ना, -2 कौन से इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा ग्रुप जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे स्टेबल होता है, तो ये आपके पास 6A का ग्रुप है, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि y आपके पास लॉस कर रहा है और बीच वाला जो सेंट्रल x एलिमेंट है आपके पास, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं y जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना था इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है y, सो यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि चलो y जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर y इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, -1,
ठीक है। और x जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर रहा है, किसको दे रहा है, y को दे रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 का चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है, y आपके पास हो गया ग्रुप 7 का एलिमेंट होगा, 7A का, जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो -1 बनाते हैं, -1 वाला वैलेंसी रखते हैं ये। और x जो है वो +2 चार्ज यानी कि सेकेंड ए ग्रुप है। ये जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सारे एलिमेंट्स +2 की वैलेंसी रखते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप 2A है। अब आपको ऑप्शंस को एनालाइज करना है कि क्या यहाँ पे सही जवाब हो सकता है। अगर आप ऑप्शन ए देखो, ठीक है, ऑप्शन ए में वो कहता है कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 11 है। अब 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, अब एटॉमिक नंबर्स थोड़े बहुत आपको मेन स्टार्टिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। 11 जो है वो सोडियम का है एटॉमिक नंबर, ठीक है। 16 वाई का कहता है 16 है, तो 16 आपके पास किसका होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं मानती हूँ यहाँ पे ये ए का अगर मैं बनाऊँ, जो कंपाउंड में बनाना है XY2 का, तो सल्फर, सोडियम, सल्फर, यानी कि 2, यहाँ पे वो कह रहा है ना कि X जो है वो सोडियम है, तो अगर X सोडियम है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने होंगे या तो लॉस करने होंगे, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए तो हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सिंपल सी बात है। फिर ऑप्शन बी को आप एनालाइज करोगे, भाई अगर वो कहता है 3, तो ये लिथियम का है एटॉमिक नंबर। वाई में वो कहता है 17, तो क्लोरीन का हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिथियम, क्लोरीन, क्लोरीन। तो भाई सोडियम अपना लिथियम कहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, और ले भी नहीं सकता वो 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी में वो कहता है एक्स जो है वो 12 है, 12 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, वाई 9 है, 9 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 9 होता है फ्लोरीन का। ओके, तो यहाँ पे बना के देखते हैं हम, एक्स आ गया ये मैग्नीशियम और ये फ्लोरीन आ गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो +2 है, फ्लोरीन -1 है। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, ये दोनों की बैलेंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये आयनिक कंपाउंड बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हो सकता है। अब ऑप्शन डी और ऑप्शन ई आप खुद से एनालाइज करो एंड फिगर इट आउट कि क्या ये सही जवाब हो सकता है या नहीं।